डोडो टीवी। चंबल नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है सुनेरी। कहते हैं अक्सर छोटे शहरों में ही बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इस शहर में हर साल कार्तिक के महीने में एक मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ नीचे चले आते हैं। भाई देखना, तेरा भाई 1 महीने की कमाई से बुलेट लेगा। हाँ भाई, फिर दोनों भाई पूरे शहर में गेड़ी मारते भौकाल कर देंगे। शहर की गलियों में चहल पहल पड़ने लगी और सोनू के पास दूसरे शहरों के भी ग्राहक आने शुरू हुए। मैडम, ये गजब का बैंड सिर्फ आपके लिए। प्यार व्यार का मामला हो या अपनी एक्स की वाट लगानी हो, बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड को जलाना हो या सारे कॉलेज को अपने पीछे घुमाना हो, ये बैंड नहीं जादू है मैडम, ले लो। बातें बनाने में सोनू का जवाब नहीं। कोई ग्राहक शायद ही आज तक उसकी दुकान से खाली हाथ लौटा हो। वहीं दूसरी ओर मोनू थोड़ा लंगोट का कच्चा है। लड़की देखकर फिसल जाता है। मार आया मुंह, साले सुधर जा वरना किसी दिन बुरा फंसेगा। साले जलता है मुझसे। इन दोनों दोस्तों में हमेशा नोक झोंक होती है और दोनों एक साथ काम भी करते हैं। मुझे एक बैंड बनवाना है, ब्लैक पर्ल और ब्लैक स्टोन का। बिल्कुल मैडम, हम तो सभी टाइप के बैंड बनाते हैं, हो जाएगा। बताइए कहाँ भिजवाना है? कल मैं खुद आकर ले जाऊंगी। शायद हमारे सोनू को कामिनी से प्यार हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं हर प्यार अंजाम तक पहुंचे। भाई मनोज को देखा क्या? सुबह मिला था। क्यों, क्या हुआ? गायब है सारे दिन से, पता नहीं कहाँ गया। फोन और कपड़े घर पर ही पड़े हैं। ये पहली घटना थी। मनोज के घर वालों का बुरा हाल था, लेकिन इस शहर पर आने वाली आफत का ऐसा एहसास अभी तक किसी को भी नहीं था। अपने शहर का माहौल बहुत खराब है। पिछले 4 दिनों में 24 लड़के गायब हो चुके हैं। भाई पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। ये लो मैडम, आपका बैंड तैयार है। और कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ है तो, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। अरे आप बोलिए तो सही। भाई ये सब क्या है? अरे वो कामिनी नई चीजें मंगवाई हैं। भाई ये लड़की कुछ अजीब नहीं है? काली बिल्ली, कंकाल की खोपड़ी और राख, इसका क्या करेगी ये? सोनू वो चीजें लेकर नदी के किनारे पहुंचा, जहां कामिनी उसका इंतजार कर रही थी। सामान लाए? उन दोनों में बातों का सिलसिला चल पड़ा। शायद प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों के बीच की बात किसिंग मोमेंट तक पहुंच गई। भाई मोनू भैया गायब हो गए। अब तक शहर में खबर फैल चुकी थी कि यह काम किसी चुड़ैल का है, जो शहर के लड़कों को गायब कर रही है। अभी तक किसी की लाश नहीं मिली थी। सोनू को अपने दोस्त का दुख था और कामिनी के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग पागल हो रहा था। तो उसने काली बिल्ली, राख और वो चीजें क्यों मंगवाई थी? तो क्या कामिनी ही वो चुड़ैल थी? हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। साला लाइफ में पहली बार सच्चा प्यार हुआ और वो भी एक चुड़ैल निकली। सोनू ये सब सोच ही रहा था कि कामनी उसकी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल उसके बगल में
हाँ मैडम, आपका सारा सामान तो मैंने पहुंचा दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं सामान लेने नहीं, तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ तो बोलिए। कल मैं वहाँ से इसलिए एकदम से चली गई थी क्योंकि मेरे भाई ने मुझे देख लिया था। वो मुझे मार डालते। मुझे ये पता है कि तुम्हारा दोस्त और बाकी के लड़के कहाँ हैं। इन दोनों के बीच की ये बात सोनू और सोनू के शहर दोनों के लिए कुछ नया और अनोखा लाने वाली थी। सोनू कामनी के साथ उस जगह पर चल दिया। यही है वो जगह जहाँ सारे लड़के हैं। काबरी जी देखिए, मजाक मत कीजिए, डर लग रहा है मुझे बहुत तेज। ये तो किसी सुंदर राजकुमारी का चित्र लगता है। ये राजकुमारी का ही चित्र है और तुम राजकुमारी के गुलाम। कामरी जी, आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा, बस आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अब मेरे चंगुल से कोई मर्द नहीं भाग सकता। अब तू भी मेरी प्यास बुझाएगा जैसे उन लड़कों ने बुझाई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो सीधा सा आदमी हूँ। सोनू, होश में आ जाओ, सब ठीक हो चुका है। तुम वो भयानक चुड़ैल कहाँ गई? तू भी हो वो चुड़ैल क्या? नहीं, मैं वो नहीं। मैं तो भूतों से मुक्ति देती हूँ। इस औरत के भीतर प्यास थी ज्यादा से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध बनाने की। अब इसे मुक्ति मिल चुकी है और वो लड़के अब आजाद है। इसी चुड़ैल की मुक्ति के लिए तुमसे मैंने वो कंकाल की खोपड़ी और राख मंगवाई थी। और काली बिल्ली? वो मेरे लिए। मुझे काली बिल्लियां बहुत पसंद है। कुछ प्यास कभी नहीं बुझती, बस कुछ समय के लिए ठंडी पड़ जाती है। बात हमारे पुराने घर की है, जहां मैं और सुजाता रहते थे। सुजाता हमेशा शांत ही रहती, बहुत कम बात करती। उस समय मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफस्टाइल और शानदार घर। शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मेरी फिटनेस कमाल की थी। विवेक, तुम तो काफी फिट हो। क्या राज है इस फिटनेस का? योग और हेल्दी डाइट, लाइफ मस्त चल रही थी और मेरा प्रमोशन भी होने वाला था। सब सेट था। इसी दौरान एक दिन सुबह विवेक जागा। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। शायद वर्कलोड ज्यादा हो गया और कल रात की पार्टी, शायद थकान ज्यादा हो गई। आज की लीव डाल देता हूं, घर पर रहकर आराम करूंगा। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया, घर के ही कुछ काम निपटाए और आराम किया। शाम होते होते मैं अच्छा महसूस करने लगा। दिन बीत चुका था और फिर मैं पार्टी के लिए तैयार था। अब तो बहुत थक गया, चढ़ भी गई। सो जाता हूं। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आई पता ही नहीं चला।
सुबह उठा, मेरा सर घूम रहा था, शरीर टूट रहा था, ऐसा लग रहा था मानो 2 कदम भी चला तो गिर जाऊंगा। ये क्या हो गया मुझे? पार्टी तो पहले भी करता था, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। यार, आई एम फीलिंग टायर्ड, सो आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अब तो ये सिलसिला चल पड़ा। हर सुबह मेरे लिए एक जंग होती जा रही थी, और इधर मेरी बीवी सुजाता के बर्ताव में भी अजीब से चेंजेस आने लगे थे। वो गुमसुम रहने लगी थी, उससे कई दिनों तक एक शब्द भी नहीं कहा उसने। एक दिन मेरा दोस्त संजय मुझसे मिलने आया। कैसा है तू? क्या हुआ है तुझे? उतना कमजोर कैसे हो गया भाई? भाई समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर बोला सब नॉर्मल है, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसा फील होता है जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं यार। भाई, कुछ चीजें साइंस से थोड़ा ऊपर होती हैं। मतलब ये कि मुझे लगता है कि तेरे ऊपर किसी का साया है। वैसे मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उस रात संजय की बात ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं देर रात तक जाग रहा था। तभी लगभग 12 बजे मुझे कुछ आहट सुनाई दी। कौन है वहां? सुजाता, तुम हो क्या? विवेक, तुम्हें क्या हुआ? रात में तुम्हारे चीखने की आवाज आई। मैंने जागकर देखा तो तुम सो रहे थे। क्या हुआ था? कोई सपना देखा था क्या? भाभी, इसको शायद किसी चीज का गहरा सदमा लगा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनका ये हाल। आप फिक्र मत करो, मैं इन समस्याओं का इलाज ढूंढ कर लाता हूँ। ये बाबा पिशाचनाथ हैं। 40 सालों की तपस्या के बाद शक्तियां प्राप्त की हैं बाबा ने। अब चिंता मत कर, तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस मेरे पति को पहले जैसा कर दो। आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो बाबा अब तक अपना पूरा मंत्र तंत्र सजाकर घर के हॉल में बैठ चुका था। तेरे घर में एक चुड़ैल का वास है। मैं उपाय करता हूँ, लेकिन उसके लिए एक भैंसे की बलि देनी होगी। इसलिए तुम 50,000 रुपए संजय को दे दो। मेरे घर में यह सब खेल चल रहा था और मैं चुपचाप पड़ा देख रहा था। किसी छोटी सी आठ से भी डर लगने लगा था। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। संजय पैसे लेकर चला गया और वो बाबा रात होने तक का इंतजार करने लगा। अब रात हो चुकी थी और मेरा डर बढ़ने लगा था। घड़ी में जैसे ही 12 बजे फिर वही हुआ जो मेरे साथ रोज हो रहा था। मेरे बगल में बैठी सुजाता ऐसे बैठी थी जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। मैं बोल नहीं पा रहा था, भीतर ही भीतर घुट रहा था। हाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, हाल तू जलाल तू। पाखंडी मूर्ख, तूने इस औरत को बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब तेरा ये पाखंड यहीं इसी घर में दफन होगा। बाबा, उठिए बाबा। तुम
जो कोई भी हो, मेरे पति की जान बख्श दो। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तेरे पति के खून का स्वाद लग गया है। अब तो इसका खून मुझे रोज चाहिए। इस तरह तुम 2 मौतों के लिए जिम्मेदार होगी। मैं अपने पति को इस तरह रोज तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकती। पहले अपने पति को मारूंगी, फिर खुद को, और इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुजाता की बात सुनकर चुड़ैल का और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सुजाता की तरफ तेजी से बढ़ी। सुजाता को जैसे ही पकड़ा, सुजाता के गले में पड़े मंगलसूत्र की रोशनी और शक्ति निकली। चुड़ैल गिरकर जमीन पर सड़कर धुआं धुआं हो गई। एक पत्नी के प्रेम और विश्वास की वजह से उसके पति की जान बच गई और बुराई का हमेशा के लिए अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। हमारे घर के पास एक औरत रहती थी, विमला, जो शादियों और महिला कार्यक्रमों में मेहंदी लगाने का काम करती थी। उसकी मेहंदी की तारीफ पूरा शहर करता था। दीदी, आपकी मेहंदी का कोई जवाब नहीं। मैं अपनी शादी में आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। हाँ भाई, लगा दूंगी, लेकिन पता नहीं तब तक मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। विमला कुछ दिनों से बहुत ही निराश रहने लगी थी। उसे एक अनजान डर सताने लगा था कि उसकी मौत जल्दी हो जाएगी। यार देख ना, विमला ने मेहंदी को क्या पैटर्न बनाया है, कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ यार, मुझे तो ये पैटर्न कुछ अजीब नहीं, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। साहब, मेरी बच्ची को किसी ने मेरे में से मार डाला। कुमार, एक एक कोना छान मारो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पुलिस के लिए मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। ना तो कोई सुराग हाथ लगा और ना ही मर्डर का मोटिव समझ में आया। यहां तक कि सुसाइड का एंगल भी नहीं था। मैंने अपने 20 साल के करियर में इतना उलझा हुआ केस नहीं देखा। सर, अभी तो ये मामला और उलझेगा, क्योंकि उसी एरिया में 2 और मर्डर हुए हैं। क्या? कब? कैसे? सर, 2 लाशें बहुत ही बुरी हालत में, और यहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी। पुलिस को हत्यारे का कोई क्लू नहीं मिल रहा था और शहर के एक हिस्से में विमला के घर। विमला, ऐसी मेहंदी लगा दो कि इसका रंग कभी ना छूटे। हाँ? हाँ? हाँ हाँ, इस मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटेगा। कुमार, मैंने इन मौतों में एक कॉमन चीज नोटिस की है। यह हत्यारा सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन सभी लड़कियों के हाथ पर मेहंदी लगी है। हाँ साहब, मैंने भी गौर किया है। हो ना हो, इन सभी हत्याओं के पीछे का रहस्य मेहंदी से ही सुलझेगा। पुलिस ने उन सभी लड़कियों के घर वालों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि उन सभी लड़कियों ने मौत से 4 घंटे पहले मेहंदी लगवाई थी, और वो भी एक ही इंसान से। अब इंस्पेक्टर का पूरा फोकस मेहंदी लगाने वाली विमला पर था। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस मेहंदी लगाती हूँ। इस औरत पर मुझे संदेह है।
पर कड़ी नजर। विमला का बर्ताव और उसके मेहंदी लगवाने आती लड़कियों की एक के बाद एक मौत होना कोई आम बात नहीं थी। अब तक शहर में ये बात फैल चुकी थी और विमला से मेहंदी लगवाने अब कोई नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर, मेरी रोजी रोटी छीन कर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब तक शहर में 40 मौतें हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथों से हत्यारा बहुत दूर था। लेकिन तभी अचानक से एक मर्डर साइट पर अब तुम नहीं बच सकती, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो तो कानून तय करेगा कि तुम निर्दोष हो या एक सीरियल किलर। इसे वैन में बिठा और थाने ले चलो। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और सिपाही विमला को वैन में बिठाने लगा। तभी इस औरत को छोड़ दे इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? नकाब हटाकर सामने आओ। क्यों, जिंदगी से मन भर गया है क्या? मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ, वरना शूट कर दूंगा। ये हसरत भी पूरी कर ले इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कई फायर की, लेकिन साई को कुछ नहीं हुआ। सर, ये कोई भूत है, हमें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। भगवान साथ है हमारे, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब मेरी बारी है। मेरा शिकार तो हमेशा कम उम्र की लड़कियां ही होती हैं, लेकिन तुमने मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाकर अपनी मौत को बुलाया है। इन्हें मत मारो, जाने दो इन्हें। अब बंद कर दो ये मौत का खेल। बहुत से मासूम इंसानों की जान ले ली तुमने। अब मुझसे ये खूनी खेल और नहीं खेला जाएगा। तू तो बहुत काम की चीज है। तेरी मेहंदी तो मुझे शिकार दिलाती है। अगर तू चाहती है कि मैं इन दोनों की जान बख्श दूं, तो जैसा चल रहा है वैसा ही करती जा। तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी चुड़ैल। इंस्पेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुड़ैल ने उसे गले से पकड़कर एक हाथ से उठा दिया। तू देगा मुझे सजा। मुझे तेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं मार सकता। तभी इंस्पेक्टर के गले में लटका ओम उसे दिखाई दिया और फिर उससे शक्ति निकली। कुछ देर तड़पने के बाद चुड़ैल का अंत। उन लड़कियों को क्या पता था कि विमला की मेहंदी का रंग सच में कभी नहीं छूटेगा।